नमस्कार, पॉडकास्ट विद अमित कुमार में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान बीजेपी के पुरोधा पंडित गोपाल भार्गव जी के बेटे और युवा राजनीति के चेहरे अभिषेक भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित भैया। सवाल यही है कि आप कम से कम ये बताएं कि विरासत में एक राजनीति मिली है, कैसा महसूस करते हैं उसको? पहले अच्छा लगता था। लेगेसी है, अनचाहे ही अनजाने में बिना मांगे ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लोग मिल जाते हैं, पीछे चलने वाले भैया भैया कहने वाले लोग मिल जाते हैं, साधन संसाधन मिल जाते हैं, गाड़ी घोड़ा मिल जाती हैं, पहचान आपको पहले से मिली हुई होती है जिसको कमाने की आपने अभी तक कोई एफर्ट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन बाद में फिर वो चिंता का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि वो विरासत जो है वो सामान्य नहीं है, वो असाधारण है, मर्यादित है, गौरवपूर्ण है, गरिमापूर्ण है, वजनदार है। तो उस वजन को आप अपने कंधों पर उठा पा रहे हो कि नहीं? एक बहुत गौरवशाली इतिहास आपके परिवार का रहा, आपके पिता का रहा, चरित्रवान रहे, ऊर्जावान रहे, लोकप्रियता है, बड़े नेता हैं, कोई कलंक उनके कामों के द्वारा नहीं लगा। अब ये सारी चीज़ें आपको भी आगे लेकर जानी है। बिल्कुल। आपने बताया कि ये तो प्रभाव थे, उनके गुण कितने हैं? देखिए, गुण भी बहुत सारे हैं। कई कई चीज़ें आपको परिवार में सीखने को मिल जाती हैं। कई कई बार जब जैसे आम कार्यकर्ता होता है तो यहाँ दौड़ भाग करनी पड़ती है। नेताओं के पास जब आता जाता है, मिलता है तो उनसे सीखता है। ये सारी चीज़ें मुझे घर में ही सीखने को मिल गई। लगातार काम करना, 24 घंटे काम करना, संवेदनशीलता, तत्परता, सौम्यता, विनम्रता, झिझक ना करना, झुंझलाना नहीं, जो राजनीति के जो एक मुख्य गुण हैं वो मैंने अपने पिताजी से ही सीखे। और कहते हुए खुशी है कि 100% तो नहीं, लेकिन लोगों के द्वारा जो कहा गया है 50% तो मैं उन चीज़ों को पूरा कर रहा हूँ। करते हैं जी। अभिषेक, आज यदि राजनीति में नहीं होते तो और क्या कर रहे होते? मैं संभवतः क्रिकेट खेल रहा होता। राजनीति में नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं क्रिकेटर ज़रूर होता, क्योंकि मैंने स्कूल और कॉलेज टाइम पे काफ़ी क्रिकेट खेला और मेरी इच्छा भी थी कि प्रोफेशनली क्रिकेट को खेलूं। लेकिन 12th ख़त्म होने के साथ साथ ही राजनीति में मेरा पदार्पण हो गया था, एक प्रकार से सोशल कामों के माध्यम से। तो फिर वो लाइन मुझे ज़्यादा आकर्षित करने लगी, तो फिर क्रिकेट प्रोफेशनल ना होके ओकेशनल हो गया। ये तो है। बिल्कुल। अ, एक सवाल ये है कि जिस तरह से थोड़ा अतीत में चलते हैं, यदि आपने बचपन से राजनीति देखी है, आँख खुली होगी, तो पिताजी जो हैं एक बीजेपी के लिए रैलियां कर रहे थे या जिस तरह से जुड़े हुए थे। यदि ये कहा जाए कि आपने बचपन कैसे बीता और पढ़ाई कहाँ की? देखिए, बचपन शुरुआत तो मेरी पढ़ाई की सरस्वती शिशु मंदिर गड़ाकोटा वहाँ से हुई है। हाँ, कक्षा तीसरी तक मैं वहाँ पे पढ़ा। फिर मेरे पिताजी के एक मित्र हैं डॉक्टर भरत चौबे जी, वो चंद्रपुर महाराष्ट्र एक ज़िला है महाराष्ट्र में, उसकी एक दुर्गापुर करके तहसील है, वेस्टर्न स्कूल लिमिटेड की वहाँ पे माइंस हैं। तो वहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय खुला हुआ था, उनकी पोस्टिंग वहाँ थी। तो उन्होंने, पिताजी ने मुझे उनके पास पढ़ने के लिए भेज दिया था। तो लगभग 1.5-2 साल मैं वहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद सागर के केंद्रीय विद्यालय में उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर सागर पूरी स्कूलिंग फिर 3rd क्लास से लेके 12th तक सागर में हुई। और फिर उसके बाद BBA MBA भी डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी से की। जी। मतलब बुंदेलखंड की राजनीति से बिल्कुल अच्छा जुड़ाव है आपका। ये तो भगवान की कृपा है, उन्होंने ही खींच के वापस बुंदेलखंड को ले आए, नहीं तो महाराष्ट्र चले गए थे। आज बुंदेलखंड की राजनीति यदि देखते हैं, आप लगातार करीब 15 साल से तो आप बिल्कुल मैदानी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। वहाँ की राजनीति में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? वहाँ के युवाओं को कैसा देखते हैं? वहाँ के जो समस्याओं को किस तरह से देखते हैं? देखिए, समस्याएं पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन स्तर अलग अलग हो गए हैं। पहले हम बहुत मूलभूत समस्याओं के लिए जूझते थे, लेकिन अब मूलभूत व्यवस्थाओं में, सुविधाओं में सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने, प्रदेश सरकारों ने काफ़ी काम किया है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पहले तो सड़कें ही नहीं हुआ करती थी, लाइट नहीं हुआ करती थी, इरिगेशन तो ठीक है, पीने के पानी के लाले पड़े रहते थे। इन सारी चीज़ों में हमने बहुत बेहतर किया है। अब वहाँ पे हमें नई नई यूथ लीडरशिप देखने को मिल रही है। अब जब से ये सोशल मीडिया आया है, हर व्यक्ति अपने आप में इतना एडवांस हो गया है, इतना अपडेटेड हो गया है कि उसको अपन ये नहीं कह सकते कि ये गांव का गंवार है, ये अनपढ़ है। हर व्यक्ति बहुत अपडेटेड हो गया है। तो इस कारण से
उसने अपनी प्रतिभाओं को भी दिखाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया। पहले तो आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ती थी लोगों में नाम बनाने के लिए, और कई बार आप कितना भी अच्छा काम कर दो, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आओगे तो आपको कोई नोटिस ही नहीं करेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा टाइप हाल था। लेकिन अब आपको किसी के पास जाना नहीं है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपका मोबाइल है, आप अच्छा काम करो पूरी दुनिया आपको देखेगी। तो इस कारण से तरह तरह के लोग भी हमारे बुंदेलखंड में से निकल के आ रहे हैं। कला के क्षेत्र में भी आ रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी आ रहे हैं। अभी तो कुछ बच्चों ने फिल्में भी बनाई है हमारे बुंदेलखंड में। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भी युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिल रही है। आप भी लगातार सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, आपके इंस्टा में भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं, आप भी इस पे पूरे एक्टिव रहते हैं। यदि उसमें काम करने पे, जैसे आपने बताया कि वो काम को रूट लेवल तक लोग देख लेते हैं, लेकिन एक लोग कहते हैं ना कि आप जो है मैदानी मैदानी कार्यकर्ता नेता बनिए, कम से कम ऐसे ना हो कि आप सिर्फ सोशल मीडिया के नेता रह जाएं। दोनों अंतर क्या है? देखिए, कल मैंने एक कार्यक्रम में था, वहाँ भी मैंने ये बात कही थी, राजनीति और समाज सेवा दो चीज़ें हैं। आप राजनीति करो, समाज सेवा करो, आप जो कार्य कर रहे हो उसको शूट करो, फिर सोशल मीडिया पर डाल दो। आजकल लोग क्या करते हैं, कंटेंट दिमाग में बनाते हैं पहले, फिर उसको ऐसा प्रमोट करते हैं कि हमने ये काम किया है। नकलीपन आ गया। तो राजनीति में और समाज सेवा में नकलीपन नहीं होना चाहिए, ये तो स्वभावगत बात है, भाव प्रधानता इसमें होती है। आजकल लोग रील बनाने के चक्कर में राजनीति करते हैं, रील बनाने के चक्कर में समाज सेवा करते हैं, तो ये बहुत गलत है। आप करो, अच्छी बात है, लेकिन मौलिकता इन दोनों चीज़ों में होनी चाहिए थी, वो आजकल मौलिकता ख़त्म हो रही। मतलब ये कहा जाए कि समाज सेवी ही राजनेता हो सकता था, ये एक पहले था। राजनेता समाज सेवक हो ना हो, लेकिन समाज सेवा यदि बनता है तो वो आप में बेसिक गुण होना चाहिए। ये रील वाले नेता ज़्यादा चलेंगे भी नहीं ना, ये भी है, इनको अनुभव कुछ है नहीं। ये तो किसी दूसरे की रील देख के खुद पर अप्लाई करने वाले लोग हैं, तो ये ज़्यादा चलते नहीं हैं। और ये बड़ी दुख की बात भी है। हम ज़्यादा ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आए, राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए, तो मौलिक लोग आने चाहिए। लेकिन आज की यदि बीजेपी की बात करते हैं, बड़ी अनिश्चितता वाली है। ये है कि पंडित गोपाल भार्गव जी 9 बार के विधायक हैं, और आज जो है एक बार 2 बार के यदि कोई विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस अनिश्चितता भरे समय में अभिषेक भार्गव अपने आप को कैसे देखते हैं? पहले तो मैं इसी लाइन को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जब मैं युवा मोर्चा में था, प्रदेश उपाध्यक्ष था, प्रदेश मंत्री 2008 से लेके बहुत बाद तक, तो हमारे यहाँ ये लाइन ज़रूर चलती थी कि पहली बार का जो विधायक बना है उसके मंत्री बनने के चांसेस हैं नहीं, दूसरी बार में अगर बनेगा तो राज्य मंत्री बनेगा। हाँ, नोटिस किया, आपकी पहुँच हुई, अच्छे संबंध हुए, तो फिर कई ऐसे विधायक थे जो 3 या 4 बार के थे, लेकिन उनके क्षेत्र में कई और उनसे सीनियर विधायक थे। तो 4-5 बार का विधायक सोचता था कि यार अभी मेरा नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 6 बार वाला भी बैठा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं मन मार के रहना पड़ता था। ये मैंने बहुत सारे विधायकों में ये कशमसाहट देखी है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने इक्वल प्लेटफॉर्म बना दिया है, सबको समानता के एकदम विकल्प भी प्रस्तुत कर दिए हैं। 8 बार के हो, 9 बार के हो, 5 बार के हो, पहली बार के हो, आप अगर सही हो तो आपको मंत्री तो ठीक है, मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। पहली बार का विधायक भी बड़ी उसके साथ काम कर रहा है, उत्साह के साथ काम कर रहा है, ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। 5वीं बार का भी कर रहा है, सीनियर तो करते ही हैं। मतलब ये एक अच्छी बात आपने हो गई। पॉजिटिव तरीके से आपने उस चीज़ को देखा ज़रूर है। ज़रूर लेना ही चाहिए, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ही लेना चाहिए, नहीं तो निराशा का भाव तो दुनिया भर में भरा पड़ा है, नकारात्मकता का भाव तो आपके इर्द गिर्द है ही। आप उससे कितना बच सकते हो, ये आज के समय में सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी होगी कि अगर आप दिन भर में किसी नकारात्मक चीज़ को अपने मन में लेके घर पे सोने नहीं जाते हो, तो ये दिन भर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये कहा जाए आपने अपनी कार्यस्थली को भी गढ़ाकोटा से शुरुआत की, जबकि बल्कि ये कहा जाए कि वहाँ पर जो कन्यादान के जो विवाह होते थे या जिस तरह से होते थे, हजारों की संख्या में देखे हैं, उससे किस तरह से जुड़ाव, वो शुरुआत कैसी हुई? आज आप करते होंगे, आज भी करते होंगे, जुड़ाव कैसे हुआ और क्या किस तरह की ज़रूरत है वहाँ की? देखिए, ये सामूहिक विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो सन 2000 के लगभग हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ था, और अन्य जगह भी चलते रहे हैं, लेकिन हमने जो प्रत्यक्ष रूप से देखा उसकी बात करूंगा। अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, हमारे छिरारी ग्राम है, एक छिरारी नाम करके गांव है, वहाँ पे रहते थे। तो उन्होंने एक बार 4 या 5 बेटियों का इकट्ठा सामूहिक विवाह
कार्यक्रम रखा और उसमें पिताजी को सहायता के लिए आए। तो पिताजी ने उस कार्यक्रम में पहुंच के सहायता भी की और सारी चीज़ें थी। लेकिन आप ये देखो कि उसमें थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए असंगति ये थी कि दूल्हा काफ़ी ज़्यादा एज का था और दुल्हन काफ़ी कम एज की थी, और उनके पास कपड़े तक पहनने के लिए नहीं थे। एक ही कपड़ा होगा उनके पास। ये सारी चीज़ें पिताजी ने देखी और उनसे पूछा कि क्या कारण है कि ये बिटिया ये 18 साल की है, 17 साल की है, और ये आदमी 45-40 साल का लग रहा है। तो कहने लगे वो पैसे नहीं हैं। तो लगभग ये बेचने वाली स्थिति उस समय हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि आपके पास शादी करने के लिए पैसा नहीं है, और हमारी परंपराओं में बिना शादी के और सीमित व्यवस्थाएं तो आपको कम से कम करनी पड़ेंगी। लोगों के पास उन सीमित व्यवस्थाओं को करने के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। तब ये कॉन्सेप्ट आया था कि क्यों ना हम हर साल ये ऐसा कार्यक्रम करें कि जिसमें बेटा और बेटी मतलब वर और वधू बस पहुँचें, बाकी सारी व्यवस्थाएं हम लोग करें, चाहे उनके लिए उपहार सामग्री देना हो, कपड़े देना हो, गृहस्थी का सामान देना हो, विवाह इत्यादि की व्यवस्था करना हो, फेरे इत्यादि की व्यवस्था करना हो। ये कॉन्सेप्ट फिर वहाँ से शुरू हुआ, और कहते हुए खुशी है कि 2005 में शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको एक सरकारी अमली जामा पहना के बहुत विस्तृत तरीके से इसका विस्तार किया। और हम लोगों ने ख़ास तौर से फिर उस योजना को, चूँकि उसमें सरकारी सहयोग भी मिलने लगा था, तो हमने उसको और ग्रैंड बना दिया। क्योंकि लोग तो यही कहते थे गरीबों की बेटे बेटियों की शादी होती हैं, बड़े कोई नहीं जाते। तो मेरी भी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई, मेरी बहन की भी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन अच्छा। में। हाँ, 2015 में मतलब मेरी। उस सादगी की बात यदि आज आपने सोचा होगा कि देखो पिताजी मंत्री हैं उस जी, समय, और एक ग्रैंड हो सकती है, आजकल तो ग्रैंड शादियों का चलन भी चल रहा है। मैं तो इकलौता हूँ। हाँ, तो मतलब जो मेरी तो जो और कुछ होना था आपके साथ ही। हाँ, जो कुछ होना था मेरे साथ होना था। दादाजी मेरे नाराज भी थे इस चीज़ को लेकर। उन्होंने पिताजी से भी कहा कि अरे तुम राजनीति के चक्कर में कुछ भी कर दो। पिताजी ने कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नज़ीर हम ही तो बनाएंगे, उदाहरण जनता के सामने हम ही तो सेट करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे इनकी कथनी और करनी में अंतर है। नेता की कथनी और करनी एक हो तभी लोग उस पर विश्वास कर पाते हैं। हम ये कहते थे कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां करना गरीबों का काम नहीं है, ये एक खर्चे को बचाने का, एक कुरीति को कम करने का, समाज सुधारने का काम है। तो जब हम खुद उसमें अपीयर्ड हुए, तब लोगों को लगा कि हाँ, तो हमें कहते हुए खुशी है कि हम इस चीज़ में थोड़ा कुछ ठीक ठाक कर पाए। एक ये कहा जाए कि उस क्षेत्र में यदि पंडित गोपाल भार्गव जी की उस ऑरा से बाहर निकलना मुश्किल है, कैसे उस उनके काम को, उनके मिशन को आप आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि अब जिस तरह से राजनीति आ रही है, आप लगातार सक्रिय हैं, मौका मिलेगा आपको भी। उस राजनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे जो उनकी राजनीति थी, समाज सेवा की राजनीति थी, या लोगों के लिए मदद करने की थी, उनने अपने घर में ही सबसे पहले पहल की। इस राजनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जैसा उन्होंने बढ़ाया है, सेम मुझे करना है। उनके ऑरा से बाहर निकलने का कोई मतलब औचित्य नहीं है, क्योंकि उनका ऑरा ही हमें ऊर्जा देता है, हमें रास्ता दिखाता है। उन्होंने अपनी जीवन में जो एक टारगेट बना दिए, लकीर खींच दी, आयाम बना दिए, वो बहुत ऊंचे हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि हम उन आयामों तक भी पहुंच जाएं। उनसे आगे बढ़ने की तो बात बहुत बड़ी है, उन तक भी पहुंच जाएं तो अपने जीवन की सार्थकता मानेंगे। क्योंकि एज अ राजनेता, चूँकि हम भी राजनीति में हैं, राजनीतिक दल से हैं, तो हमारा कोई ना कोई आदर्श होता है। भगवान की कृपा से पिता में ही आदर्श और पिता में ही गुरु राजनीतिक क्षेत्र में मुझे मिले। तो मैं तो बस परमात्मा के चरणों में दिन प्रतिदिन यही निवेदित करता रहता हूँ कि कोई लाइन आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, लेकिन उस लकीर को मिटाने का काम कभी ना कर पाएं। जो ऐसा कार्य हो कि कोई लांछन लगे, कोई कलंक लगे, इन बस चीज़ों से परमात्मा बचाए रखे। एक चीज़ और है कि जैसे बुंदेलखंड की राजनीति यदि कही जाए, राजनीति तो सभी इलाके में, लेकिन बुंदेलखंड के विकास के लिए बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वहाँ पे आज जिनका नाम लो बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब पिछले 4-5 साल में कांग्रेस से जो नेता आए उनको बड़े पद मिल गए, और जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय बड़े नेता थे, वो कहीं पीछे रह गए। इसको किस दृष्टि से आप देखते हो? देखिए, ये तो समय समय की बात है। मैं इसको भी बड़े पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहूँगा। जब सिंधिया जी आए थे, तो हम विपक्ष में थे। सिंधिया जी के कारण सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, और उन 15 महीनों की समय में पूरी जनता भी त्राही त्राही कर रही थी।
ऐसा नहीं है कि नेताओं जो विपक्ष में चले गए उन्हें सत्ता में आने की बड़ी जल्दी थी इसलिए सरकारें गिरा दी गई। जनता भी बहुत परेशान थी और उसका अंदाज़ा आप इस कारण से लगा सकते हो कि जब उपचुनाव हुए सभी जगह तो हम बेहतर तरीके से अधिकांश सीटों पर जीत कर आए। गिनती की 1-2 सीटें हम लोगों ने लूज़ की थी। तो ये प्रमाण है। अब वो जो लोग अपना घर छोड़ के आए, मैं तो इनकी तुलना ऐसा करता हूँ कि जैसे कोई बिटिया विवाह करके ससुराल में आती है तो उसका ध्यान रखना ससुराल पक्ष का एक दायित्व तो बनता है। और फिर वो बिटिया, उसका चाल चलन, उसकी मान मर्यादा ये तय करती है कि ससुराल ही मेरा घर है, अपनाना पड़ेगा। तो ये वही वही मैं कह रहा हूँ ना कि ससुराल में आ गए हैं तो अब ये ही उनका घर है, तो ससुराल पक्ष का भी दायित्व बनता है और उतना ही उस बिटिया का भी दायित्व बनता है। तो दोनों लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, इस कारण से अभी हम उनको इस स्तर पे देख पा रहे हैं। बिल्कुल। एक आप वेदिका फाउंडेशन करके चलाते हैं, बहुत दिल से जुड़ा हुआ मामला है वो आपका, परिवार इसमें जिस तरह से, आखिर कैसे शुरुआत हुई इस फाउंडेशन की, अभी हाल में आपने की? जी देखिए, लगभग 4 वर्ष पूर्व मेरे 2 बच्चे हुए थे जुड़वा, एक बेटा और एक बेटी। बेटा स्वस्थ था लेकिन बेटी को परेशानी थी, हार्ट से संबंधित परेशानी थी। अब जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो बड़ी गंभीर स्थिति बताई और उन्होंने तो ये तक कहा था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना मैक्सिमम। हमने कहा इसका इलाज क्या है, क्या है? तो उन्होंने कहा कोई इलाज नहीं है इसका। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से हार मानकर बैठ गया था और ये बात मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। मैं 3 दिन तक तो बिटिया हॉस्पिटल में ही थी, पत्नी डिस्चार्ज हो गई थी। मैंने उससे कहा थोड़ी बहुत परेशानी है उसको, तो आ जाएगी। वो बार बार पूछती थी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। फिर 3 दिन बाद हम उसको घर लेके आ गए। घर में एक साइलेंस रहता था। तो अब वो जो माहौल है वो सब भांप तो लेते ही हैं। तो मेरी पत्नी ने भी फिर मुझसे कसम वसम दे के कहा कि क्या हुआ है इसको, क्या हुआ है? तो मैंने उसको बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम इसको है, लेकिन मैंने उसको ये भी नहीं बताया था कि ये नॉन ट्रीटेबल है। तो अब रोने लगी। तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा डॉक्टर ने कहा है कि जब इसका वजन 8-10 किलो का हो जाएगा तब इसकी सर्जरी पॉसिबल हो पाएगी। हमने कि कोई ऐसी खतरे की बात नहीं, लेकिन हमें तो पता था। तो ऑक्सीजन रखे रहते थे हम लोग घर में, एक वो जो ऑक्सीजन मापने का वो मापने का, यंत्र है वो हाँ। लगा रहता था, क्योंकि बच्चे इसमें नहीं, उनका पैर में लगा पैर रहता में लगा देते हैं। था। हम लोग रात रात भर जाग के उसको देखते थे, कहीं सांस तो नहीं उखड़ गई, कहीं सांस तो नहीं उखड़ गई। क्योंकि उस समय कुछ डॉक्टरों से मेरी बात हुई थी और वो विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने इस प्रकार से इस चीज़ को बताया कि संभावना कुछ नहीं है। तो मैं वहाँ हार मान चुका था, लेकिन मेरी पत्नी ने हार नहीं मानी। लगभग जब 8-1 महीने की बच्ची हुई होगी तो यहीं भोपाल में आके किसी और कारण से वो हॉस्पिटल में लेके गई उसको। तो और उन्होंने ईको वीको करा लिया, तो वहाँ के डॉक्टर ने उनको बता दिया कि इसको बड़ा गंभीर रोग है। तो वो फिर जो अब यहाँ पर आई तो फिर से वही चीज़ें चालू हुई कि आपने बताया नहीं। तो फिर उसने अपने हिसाब से दिल्ली में डॉक्टर से चर्चा करके एक अपॉइंटमेंट लिया, तो हम लोग वहाँ पे गए और वही सारी चीज़ें हुई। डॉक्टर ने भी बताया कि ये कोई ऑप्शन नहीं है इसका, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही और गंभीर कंडीशन उसकी बन गई थी। लेकिन परमात्मा की कृपा से वो रिवील हुई, ठीक हुई, उसका ऑपरेशन हुआ। और उस दौरान हम लोगों ने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में हिम्मत हार जाते हैं। जब हम जैसे लोग हिम्मत हार गए, जबकि हमारे पास तो हर प्रकार से सक्षमता परमात्मा की कृपा से है और अपडेटेड भी लोग हैं, तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं, सब जगह की जानकारी है, तब हम लोग भी उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे थे, उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आम व्यक्ति का क्या होता होगा? तो वहाँ से हम लोगों के दिमाग में एक बात आई थी कि जो हम लोगों ने भोगा है, ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो परेशान हो रहे होंगे, अपने बच्चे को तिल तिल मरता हुआ देख रहे होंगे, आर्थिक अभाव में या जानकारी के अभाव में। और ख़ास तौर से इसमें तो मैंने एक बात और देखी कि बेटा है बीमार तो एफर्ट लगा लेते हैं, अगर बिटिया है तो फिर वो भगवान की मर्जी ये वो मान के वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन आपने बड़ी मेहनत की, बिटिया को बचाने के लिए भी की। अब किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे आप जोड़ते हैं? हमने इसका बहुत ज़्यादा अभी प्रचार प्रसार तो नहीं किया। इनिशियली सोशल मीडिया के माध्यम से फाउंडेशन की जानकारी लोगों को दी थी और हमने ये कहा था कि जो भी व्यक्ति इन रोगों से पीड़ित है, बच्चा पीड़ित है, तो वो परिजन मेरे पास आए। तो उसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिजन मेरे पास आए। अभी हमने 3 या 4 बच्चों के ये ऑपरेशन भी कराए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी शेड्यूल में हैं,
जिनका भी 2 या 3 महीने में ऑपरेशन होगा, जिनके थोड़े वजन बढ़ जाएंगे। तो हमारा मोटिव यही है कि हम अपने माध्यम से ऐसे बच्चों का आर्थिक सहयोग कर सकें, जानकारी प्रदान कर सकें, उचित इलाज कहाँ हो सकता है, बेहतर इलाज कहाँ हो सकता है, ये एडवाइस उनको कर सकें। कुल मिला के जो भी मदद हम इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, इनके परिजनों के लिए कर सकें, ये हमारी वेदिका फाउंडेशन का मोटिव है। एक और थोड़ा सा सवाल ये है कि जैसे कांग्रेस एक आरोप लगाती है कई बार कि अभिषेक ने कोई सस्ते में ज़मीन ली, मुआवजा ले लिया, तो इस तरह की सिर्फ आप पे आरोप लगाने के लिए, चूंकि देखा जाए कि आप पिताजी मंत्री नहीं हैं, अभिषेक जी बहुत काम कर रहे हैं, तो घेरने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने एक व्यक्ति से कहा भी था कि मैंने कहा यार क्या हम मंत्री बनने वाले हैं क्या, मुझे ज़रा ये बताओ आप। कि क्यों ऐसा, हमने यार मंत्री बनने वाले हैं तो ये इस प्रकार का घेरना और ये आरोप और मीडियाबाजी ठीक लगती है। अगर हमारे कोई चांस नहीं है मंत्री बनने के तो फिर ये क्यों किया जा रहा है। और जब ये किसी अखबार में छपा भी था तब मैंने उनके एडिटर साहब को पूरी डिटेल भी लिख के भेजी थी कि आप ये जो है ये पड़ताल आपकी नहीं है, किसी ने क्वेश्चन मतलब कोई शिकायत आपको की है और आपने वैसे ही उसको छाप दिया है, आपने पड़ताल नहीं की है। मैं खुद चाहता था कि ये कोई ना कोई एजेंसी इसकी जांच कर ले। निश्चित रूप से जो दूध का दूध है, पानी का पानी, नहीं तो ये मीडिया ट्रायल चलता रहेगा। जी बिल्कुल। ये है कि आपने बताया जिस तरह समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत कम उम्र से आपने राजनीति देखी है, किस तरह से तैयार है अगला अगला इलेक्शन लड़ने के लिए मध्य प्रदेश? देखिए मैं तो आप ये मान के चलो 2013 से लगभग इस प्रकार की तैयारी में हूँ कि विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कौन लड़ेगा नहीं, कैसे लड़ा जाता है। अब चाहे मैं लड़ूं, पिताजी लड़ें, हमारा कोई कार्यकर्ता लड़े, उसके लिए पूरी तैयारी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से मेरी रहती है। अब मुझे लड़ना है, पिताजी को लड़ना है या किसी कार्यकर्ता को लड़ना है, ये तय हमारी पार्टी करेगी। और बहुत पहले मैं इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ गया। पहले मुझे लगता था विधायक बनना है, सांसद बनना है, अब ये करना है, वो करना है। अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में कई बार क्या होता है राजनीति में, परिवारवाद के चक्कर में ऐसा कई बार टिकट कट जाता है, उस बार लगता है कि नहीं आप तो मेहनत कर रहे हैं, हम आप ऐसे नेता नहीं हैं कि आप जो काम भी नहीं कर रहे हैं। उस तरह जब तौलते हैं लोग तो आपको ज़रूर थोड़ा गुस्सा तो आता है। हाँ, ये तो ज़रूर है कि कई बार देखिए इसको थोड़ा हम पीछे जाते हैं। हुआ क्या कि जब राजनीति में ऐसे लोगों की एंट्री हो गई जिनका ज़मीन से कोई जुड़ाव नहीं था, जो लंदन में पढ़ रहे थे, अमेरिका में पढ़ रहे थे, वो सीधा वो पढ़ के आए, उनके पिताजी नेता थे तो पिताजी की पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। वहाँ का कार्यकर्ता हक्का बक्का रह गया कि ये कौन से भैया आ गए, कहने लगे ये छोटे भैया हैं। अब छोटे भैया 4 गाँव के नाम नहीं जानते, छोटे भैया 4 व्यक्तियों के नाम नहीं जानते, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दी। और उनके पिताजी के प्रति वहाँ के लोगों की इतनी आस्था था कि वो सब जुट गए, जीत गए। लेकिन ऐसे स्तर पे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता का हक मारा गया। तो इस चीज़ को तो मैं गलत मानता हूँ, ये बहुत गलत है। लेकिन जो व्यक्ति 20 साल से 15 साल से पार्टी में, क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है, संगठन की लाइन को समझता है, क्षेत्र को समझता है, समस्याओं को समझता है, अपना खुद का नाम भी बनाया है समाज सेवा के क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, उसको भी अगर उसी के साथ तोला जाए तो कई बार मुझे थोड़ी गुस्सा आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खूबसूरत बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का लगातार आकलन करती रहती है। वो बताएगी नहीं, आपका आकलन चल रहा है, आपके अच्छे का, आपके बुरे का, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में काम करने वाले इतने संगठन हैं कि वो आपको वॉच करते रहते हैं। आपका बेहतर काम ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा, आप बेहतर काम करोगे, भारतीय जनता पार्टी में उसको वॉच किया जाता है। हाँ, अब ये पार्टी के स्वाविवेक पर निर्भर करता है, उनकी आगामी योजनाओं पर निर्भर करता है कि हमें इस व्यक्ति का क्या उपयोग करना है और कब उपयोग करना है। मैं उसी समय के इंतजार में बैठा हुआ। आप युवा मोर्चा में रहे, आपको लगता है कि बहुत जल्दी आपको कोई बड़े जिम्मेदारी संगठन में भी मिल सकती है? देखिए मैंने तो पार्टी में सदैव संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम करने का निवेदन किया। युवा मोर्चा में चूँकि पदाधिकारी में इसलिए रहा क्योंकि उस समय मैं संगठन को समझना चाहता था। और संगठन के पदाधिकारी के रूप में आप होगे तो कोर ग्रुप तक आपकी बैठक होती है, तो जो नीतियां बनती हैं, जो हमारी पार्टी की सोच है, विचारधारा है, तो उसको नज़दीक से समझने का मौका मिलता है। इस कारण से मैं उसमें रहा था। और उसके बाद अब तक मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो जो दायित्व देती है उसको काम करता हूँ। वर्तमान में भी किसी पद की मुझे कोई लालसा नहीं है कि मुझे स्टेट बॉडी में लिया जाए। आज भी पार्टी जो दायित्व देगी उसको। राजनीति में आपके आदर्श पिता को छोड़कर जी कौन है? देखिए, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, उसमें जीव जंतु भी थे।
तो मेरा तो यही भाव होता है कि जिससे भी मुझे जो सीखने को मिल जाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी, अटल जी और गोपाल भार्गव जी, इन सभी लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अलग अलग विधाओं में अलग अलग गुण इन सभी लोगों में विद्यमान हैं। तो जो जो गुण हैं उन सारे लोगों से मैं किसी से बोलना सीखता हूँ, किसी से निडर होना सीखता हूँ, किसी से सामंजस्य बनाना सीखता हूँ। ये सारी चीज़ें अलग अलग नेताओं में मैंने देखी हैं, तो उन सारी गुणों को अपने अंदर समाहित करने बिल्कुल का बिल्कुल, प्रयास आप करता उन हूँ। गुणों को बिल्कुल समाहित करिए और आगे बढ़ते रहिए, यही शुभकामनाएं हैं। जी जी। और ये बिल्कुल ये कहें कि आपने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। ठीक बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका।